दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत में यवन राज्य और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक तथ्य आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कार्यों का क्रम था। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था? ध्यान दीजिए। पहला था हिंद यवन। हिंद यवन हिंद यवन सबसे पहले भारत पे आक्रमण हिंद यवनों ने किया था। फिर इसके बाद शक, हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। पहलव और कुषाण, ये चार राजवंश थे दोस्तों जो कि भारत पे आक्रमण किए थे। इनका क्रम था, पहले हिंद यूनानी थे, दूसरे नंबर पर शक आए, तीसरे नंबर पर पहलव आए और चौथे नंबर पर कुषाण आए। कुषाणों को दोस्तों जो है यूची एवं तोखरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुषाणों को यूची और तोखरी भी कहा जाता था। तो ये ध्यान दीजिए, ये प्रश्न विशेष में पूछा गया है कि बाह्य आक्रमणकारी विदेशों का आक्रमण क्रम क्या है? तो हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। कुषाण को यूची और तोखरी भी कहा जाता था। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि कुषाणों को और अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो यूची और तोखरी के नाम से भी पुकारा जाता है। सेल्यूकस। तो देखिए दोस्तों, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारियों एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। किसने बनाए रखा? एंटियोकस प्रथम ने, जो सेल्यूकस द्वारा जीते गए साम्राज्य थे उसने अक्षुण्ण बनाए रखा। किसने? एंटियोकस प्रथम ने, क्योंकि एंटियोकस प्रथम को सेल्यूकस का उत्तराधिकारी माना जाता है। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप जो साम्राज्य था वो विकसित हो गया था, यानी कई जो है छोटे छोटे प्रांत में विभक्त हो गया था। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विद्रोह का नेतृत्व जो है डियोडोटस ने किया था। डियोडोटस ने बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डियोडोटस ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकेंड, यूथिडेमस डियोडोटस सेकेंड, यूथिडेमस डेमेट्रियस डेमेट्रियस, ध्यान दीजिए दोस्तों, डेमेट्रियस है। डेमेट्रियस मिनेंडर यूक्रेटाइडस एंटी अल्किड्स तथा हर्मिक्स, ये सभी ने बैक्टीरियाओं पर शासन किया।
भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने कहा किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण कौन किया? बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। डेमेट्रियस ने किया। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण कौन किया? डेमेट्रियस ने किया। कहाँ का शासक था? बैक्ट्रिया का शासक था, हिंद यूनानी शासक था। आक्रमण डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर, इसने कब आक्रमण किया था? 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण कर 190 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार बना कर लिया। कहाँ पे? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के एक विस्तृत भूभाग पर इसने क्या किया? अधिकार कर लिया। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया है? इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया। किसको? शाकल को। तो प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि हिंदू यूनानियों की राजधानी कहाँ थी? तो शाकल थी, जिसे सियालकोट के नाम से जाना जाता है। सियालकोट के नाम से जाना जाता है। तो डेमेट्रियस ने क्या किया? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बड़े क्षेत्र को जीत करके उसने क्या किया? सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई, जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है। शाकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंदू यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा जाता है। यानी डेमेट्रियस को ही हिंद यूनानी या, ध्यान रखिए, हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है, या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। बैक्ट्रियाई यूनानी किसे कहा जाता है? तो डेमेट्रियस को, जिसने कब शासन किया, आक्रमण किया था भारत में? 190 ईसा पूर्व किया था। और इसने किस क्षेत्र को जीता था? अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के विस्तृत भूभाग को इसने जीता था। और इसने इन क्षेत्रों में अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? शाकल यानी सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रभावशाली कौन था? मिनांडर था। इसका शासनकाल था दोस्तों जो है 165 से 145 ईस्वी। 165 से 145 ईसा पूर्व। इसी मिनांडर को दोस्तों भारतीय शासक पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। इसी मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और इसी मिनांडर के मध्य जो है नागसेन या कहीं नागार्जुन मिलता है। नागार्जुन के मध्य जो है एक वार्ता हुई थी, जिसे मिलिंद पन्नो कहा गया है। क्या कहा गया? मिलिंद पन्नो कहा गया। मिलिंद पन्नो या मिलिंद के प्रश्न भी कहा गया। तो ये प्रश्न उठता है कि नागसेन और मिनांडर के बीच जो वार्ता हुई तो उसको क्या कहा जाता था? तो मिलिंद पन्नो कहा गया था, या मिलिंद के प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये सियालकोट जो राजधानी डेमेट्रियस ने बनाया था, यानी शाकल को राजधानी बनाया था, तो शाकल अर्थात सियालकोट हिंदियों के समय में ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्या था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि डेमेट्रियस के शासनकाल में शाकल जो था वो किसका प्रमुख केंद्र था? तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर किससे दीक्षा ली थी? तो ये दोस्तों जो है नागसेन
नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यानी मीनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? तो नागार्जुन नागसेन ने किया था। किसने? नागार्जुन नागसेन ने किया था। मीनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम जो है मिलिंद पन्नों अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न कहा जाता है। जैसा कि मैंने वर्णन किया है, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी के सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किनकी राजाओं का है। यानी इनके शासनकाल में जो सिक्के जारी किए गए दोस्तों, उन सिक्कों से पता चलता है कि ये सिक्के किन राजाओं के हैं, ये सिक्के किन किन राजाओं के हैं। यानी सिक्कों से ही राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाता था। हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए सिक्कों से ही उस समय के तत्कालिक राजाओं के बारे में पता चलता था। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के सबसे पहले दोस्तों जो हिंद यूनानियों ने चलाया। किसने? हिंद यूनानियों ने। प्रश्न ये कई बार पूछा गया कि सबसे पहले सोने के सिक्के किन के द्वारा चलाया गया था? तो हिंद यूनानियों के द्वारा जो सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए गए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में या पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। यूनान ने क्या क्या है? यूनानियों ने प्राचीन कला चलाई। प्राचीन कला चलाई जिसे क्या कहा जाता है? हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट कहा गया। हेलेनिस्टिक आर्ट कहा गया। ये भारत के पश्चिम प्रांत में यूनानियों द्वारा चलाए गए थे। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। गंधार कला यूनानियों का ही है, जो कि इसका सर्वोत्तम गंधार कला जो कि इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। सर्वोत्तम उदाहरण है। तो यूनानी ने कौन कौन कला चलाई? हेलेनिस्टिक आर्ट और गंधार कला यूनानियों की ही देन है। दूसरे नंबर पर शक आते हैं दोस्तों। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएँ थीं। शकों कितनी शाखाएँ थीं? शकों की 5 शाखाएँ थे। इनकी 5 शाखाएँ थीं। शकों की 5 शाखाएँ थीं। ध्यान दीजिए शाखाएँ कौन कौन थी? 5 शाखाएँ थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग थी। हर शाखा की राजधानी इसकी क्या थी? भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग थी। राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग थी। और अफगानिस्तान में क्या थी? अफगानिस्तान में अलग अलग थी। शकों की 5 शाखाएँ थी जो कि भारत में इनकी राजधानियाँ थी। भारत और अफगानिस्तान में और अलग अलग थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, पहली शाखा जो थी, पहली शाखा की राजधानी थी अफगानिस्तान थी। अफगानिस्तान। और शकों की दूसरी जो शाखा थी दोस्तों, दूसरी शाखा की राजधानी कहाँ थी? ध्यान दीजिए, पंजाब। दूसरी शाखा की राजधानी जो थी पंजाब में। पंजाब में कहाँ पे थी? इसकी राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला भी दोस्तों जो है ये शिक्षा का केंद्र था। क्या था? शिक्षा का केंद्र था। इसी में आर्यभट्ट जो है तक्षशिला महाविश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। कौन? आर्यभट्ट ने। तीसरी शाखा ने मथुरा, तीसरी शाखा ने कहाँ पे राजधानी बनाई थी? तीसरी शाखा ने मथुरा में राजधानी बनाई थी। कहाँ पे? मथुरा में। शकों की जो तीसरी शाखा थी उसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी। तीसरी शाखा मथुरा में
अपनी राजधानी बनाई थी। चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं चौथी शाखा कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? चौथी शाखा पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में अपनी शाखा बनाई थी। और पाँचवीं शाखा जो है, पाँचवीं शाखा ने अपनी राजधानी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। पाँचवीं शाखा ने दक्कन पर अपना प्रभुत्व जमाया था, अपनी प्रभुत्व जमाया था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ के निवासी थे? शक मूलतः जो है मध्य एशिया के निवासी थे। शक मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी थे। शक मध्य एशिया के निवासी थे। ये चारागाह की खोज में शक, ये प्रश्न उठता है कि वो कौन सा वंश था जो कि चारागाह की तलाश में भारत आए थे। तो दोस्तों जो है कौन थे? शक थे। शक जो है चारागाहों के तलाश में भारत आए थे 58 ईसा पूर्व में। कब? 58 ईस्वी पूर्व में। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया। कहाँ का राजा ने? उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया। कौन सा राजा था? उज्जैन का एक स्थानीय राजा था। कब पराजित किया था? 58 ईसा पूर्व के समय में पराजित किया और उसे भारत के बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और उसने क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि, जो क्षेत्रीय राजा था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को किसने 58 ईसा पूर्व में भारत से खदेड़ा था? तो विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था, जो कि स्थानीय शासक था, क्षेत्रीय शासक था और कहाँ का रहने वाला था? उज्जैन का रहने वाला था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से चला गया। 58 ईसा पूर्व में ही एक विक्रम संवत चलाया गया। क्या चलाया गया? ये विक्रम संवत चला गया। और किसके को पराजित करके चला गया था? शकों को पराजित करने के पश्चात। किसे? शकों को पराजित करने के पश्चात जो है 58 ईसा पूर्व में एक विक्रम संवत की शुरुआत हुई। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। उसी समय से विक्रमादित्य दोस्तों जो है एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। क्या हुआ? एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। 58 ईसा पूर्व से ही विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 बताई गई। जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में कितनी बताई गई है? यानी 14 बताई गई। ध्यान 14 विक्रमादित्यों की संख्या पहुंच गई। कुल 14 विक्रमादित्य हुए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। यानी गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विक्रमादित्य में सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? विक्रमादित्य को, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को माना जाता है। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 400 यानी 4 शताब्दी तक। शकों की जो दक्षिण भारत की शाखा थी वो 400 शताब्दी यानी 4 शताब्दी तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से, यानी समुद्री व्यापार से यह शाखा कौन सी?
शकों की दक्षिण दक्कन की शाखा ने काफ़ी दक्कन की शाखा को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ, काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि शकों की वो कौन सी शाखा थी जो गुजरात में काफ़ी व्यापार से लाभ हुआ था? तो शकों की दक्षिण पश्चिम शाखा थी या दक्षिण शाखा थी। शकों का सबसे प्रतापी शासक शकों का सबसे प्रतापी शासक था शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतिभाशाली या कुशल शासक जो है रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी माना जाता है। 130 से 150 ईस्वी माना जाता है। गुजरात के बड़े भाग पर इसका अधिकार था। इसने काठियावाड़ की रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ के सुदर्शन झील, काठियावाड़ के अर्ध शुष्क सुदर्शन झील जो मौर्यों द्वारा बनाया गया था, इसका जीर्णोद्धार किया था। किसने किया था? रुद्रदामन प्रथम ने। मौर्य काल में जो बनाया गया था झील, उसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन जो है संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक, ये संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में विशुद्ध संस्कृत भाषा में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों विशेष में। संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख, ये प्रश्न पूछा जाता है कि गिरनार अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गिरनार अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। इससे पहले के जो भी अभिलेख थे वो क्या थे? प्राकृत भाषा में थे। अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, लेकिन गिरनार का अभिलेख जो था रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख पूर्ण रूप से संस्कृत में लिखा हुआ गया था। उसने गिरनार अभिलेख में जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्या मानते थे? भारत में शक राजा जो है शक राजा अपने को क्षत्रप मानते थे। क्या मानते थे? क्षत्रप मानते थे। नोट टू द पॉइंट दोस्तों। ये प्रश्न उठता है कि वह भारत का में वह विदेशी कौन थे जो अपने को क्षत्रप कहा करते थे? तो शक अपने को क्षत्रप कहा करते थे। और दक्षिणापथ स्वामी कौन अपने को मानता था? दक्षिणापथ स्वामी ये आंध्र सतवाहन अपने को दक्षिणापथ स्वामी की पद से सुशोभित करते थे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। अब प्रश्न मैं जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया उसमें से कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। मिलिंद पन्नों में किसके बीच में वार्ता की बात कही गई है? तो मिलिंद पन्नों में किसके बीच की गई है? यानी मिनांडर और नागसेन के मध्य। मिनांडर और नागसेन के मध्य जो है ये दोनों के बीच वार्ता हुई थी, जिसे नागार्जुन भी कहा जाता है। एक नागार्जुन कनिष्क के समय में था। तो नागार्जुन है दोस्तों, ये मिनांडर के समय नागसेन था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मिनांडर के मध्य किससे वार्ता हुई थी? तो नागसेन दे दिया, नागार्जुन दे दिया, यानी दोनों में से
विकल्प में आया तो आप लोग नागसेन पर लगाएं ताकि इसका उचित आंसर मिल सके, क्योंकि नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल में भी था तो थोड़ा सा इसमें भ्रम होता है, लेकिन जब दोनों ये नाम दिए गए हैं तो नागसेन पर ही आप उचित आंसर के लिए लगाएं। भारत पर हिंदू यूनानियों में पहले 190 ईसा पूर्व में किसने आक्रमण किया? तो डेमेट्रियस ने किया। किसने? डेमेट्रियस ने किया है। डेमेट्रियस ने। किस विदेशी शासकों ने भारत में सोने के सिक्के चलाए? तो हिंद यूनानियों ने। किसने? हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए। हिंद यूनानी शासकों की कला थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो हेलेनिस्टिक कला। हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता था। हेलेनिस्टिक आर्ट या कला के नाम से जाना जाता है। यूनानियों का ही देन है गंधार कला यूनानियों का ही देन है। प्रश्न ये उठता है कि गंधार कला किसकी देन है? तो हिंद यूनानियों की देन है। मिनांडर का शासनकाल किस समय तक था? तो 165 से 145 ईस्वी तक। 165 से 145 ईसा पूर्व तक। मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग किस वंश का शासक था? तो शुंग वंश का शासक था। शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग था। मौर्य वंश के शासक बृहदत्त की हत्या किसने की थी? बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। इसी शुंग वंश को दोस्तों जो है ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का राजा कौन था? दोस्तों? ये घनानंद था। कौन था? घनानंद। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ था और इस समय उत्तर भारत में किसका शासन था या मगध में किसका शासन था? तो घनानंद का था। घनानंद की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में घनानंद की राजधानी थी। घनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध का सम्राट बना। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट, शक कहाँ के निवासी थे? तो शक दोस्तों जो है मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। इनकी कितनी कुल भारत में कितनी शाखाएं थे? कुल 5 शाखाएं थे। पहली शाखा की राजधानी कहाँ थी? पहली शाखा की राजधानी दोस्तों जो है अफगानिस्तान में थी। कहाँ पे? अफगानिस्तान में थी। और दूसरी शाखा की राजधानी दोस्तों जो है कहाँ पे थी? पंजाब में। पंजाब तक्षशिला में थी। दूसरी शाखा की राजधानी पंजाब तक्षशिला में थी। तक्षशिला ये प्राचीन समय का सबसे विश्वविख्यात है विश्वविद्यालय था। यहीं पे आर्यभट्ट, ब्राह्मण जैसे विद्वान ने शिक्षा ग्रहण की थे। शकों की तीसरी शाखा की राजधानी कहाँ थी? तीसरी शाखा की राजधानी दोस्तों जो शकों की तीसरी शाखा की राजधानी मथुरा में थी। सबसे अधिक समय तक शासन शक वंश के किस शाखा ने की थी? तो दक्षिण यानी 5वीं शाखा जो कि दक्षिण में स्थित थी। लगभग 5 शताब्दियों तक शासन किया, लंबे समय तक था। रुद्रदामन प्रथम किस वंश का शासक था? रुद्रदामन प्रथम
किस वंश का शासक था? तो ये शक वंश का शासक था। क्या था? शक वंश का सबसे प्रतापी शासक था। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा में, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया लेख है। संस्कृत भाषा में लिखा गया लेख है। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। शकों को भारत में क्या कहा जाता था? शकों को भारत में क्षत्रप कहा जाता था। शकों को भारत में क्षत्रप कहा जाता था। दक्षिणापद स्वामी किसे कहा जाता था? तो दक्षिणापद स्वामी किसे कहा जाता था? तो आंध्र सातवाहनों कहा जाता था। आंध्र सातवाहनों को कहा जाता था। सबसे पहले भूमि अनुदान किन शासकों ने दिया था? सबसे पहले भूमि अनुदान किस वंश के शासकों ने? ब्राह्मणों को दिया था। ब्राह्मणों को दिया था। तो ये काम दोस्तों से आंध्र सातवाहनों ने किया था। आंध्र सातवाहनों ने किया था। हाल किन शासकों के समय में था? किस वंश के शासकों में? तो आंध्र सातवाहन के शासकों में। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों का कवि था हाल और गुढ़ाढ्य। ये दो कवि थे जो कि आंध्र सातवाहन वंश में, इनको दरबारी कवि के रूप में पद प्राप्त था। हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? हाल ने की थी। गुढ़ाढ्य ने बृहद कथा की रचना की थी। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आने वाली वीडियो में मैं और भी जानकारी आप लोगों को सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आप लोग इन तथ्यों को विशेष तौर से ध्यान रखें। ये पूरी लुसेंट पर आधारित तथ्य हैं। इसके अलावा NCERT की बुकों से भी प्रमुख तथ्यों को आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। जहाँ तक उम्मीद है कि इन तथ्यों से आप लोगों के लिए परीक्षा में काफ़ी सहयोग मिलेगा और परीक्षा को करेक्ट करने में हमारी थोड़ी सी भी मदद हुई तो इसके लिए आभार व्यक्त करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और करें तथा अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।